हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के लिए एक पहला टॉपिक आपका वैदिक गणित से संबंधित और उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वैदिक गणित जो है उस प्रश्नावली से संबंधित आपके 4 नंबर का प्रश्न आते हैं और ये 4 नंबर के प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ हम जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो वैदिक गणित में भाग की क्रिया। सबसे पहले जो प्रश्न हैं आप लोगों के वो भाग की क्रिया के हैं, सूत्र निगलम के द्वारा। तो देखिए, निगलम विधि द्वारा भाग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या आप लोगों को दी गई है, जैसे कि पहला प्रश्न आप देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है 1245 और भाग देना है इसमें 97 का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जो संख्या, जिस संख्या का आपका भाग देना है उसके सन्निकट आधार देखना है। ये 10 या 10 की घातों में होता है। तो यहाँ 97 के जो सन्निकट 10 की घात है वो है 10 की घात 2, यानी कि आधार हमारा हुआ 100। अब दूसरा काम है, आपको भाग की क्रिया करने के लिए, विभाजन क्रिया करने के लिए 3 खंड लेने हैं, 3 खंड बनाने हैं। पहले खंड में आपको जिस संख्या का भाग देना है यानी भाजक संख्या लिखनी है और शेष 2 खंडों में आप लोगों को भाज्य संख्या को और व्यवस्थित करना है। जो संख्या आपका जिसका भाग देना है वह है हमारे पास में 97। तो 97 का भाग देना है, इसमें देना 1245 में। अब आपको इस 1245 को इन शेष बचे हुए 2 खंडों में व्यवस्थित करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार में आपको देखना है कितने अंक हैं, कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो उसके आधार पर आपको अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई की तरफ से 2 अंक हैं, तो 2 अंक आपके कहाँ चले जाएंगे, तृतीय खंड में, और बचे हुए अंक आपको मध्य खंड में व्यवस्थित करना। यह आप लोगों का संख्याओं का जमावड़ा हुआ, संख्याओं को जमाया आप लोगों ने। अब दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को, ये जो संख्या जिसका आपको भाग देना है उसका आधार से पूरक संख्या निकालना है। तो पूरक संख्या के लिए आपको क्या करना है, आधार संख्या में से और भाजक संख्या को घटा देना है। तो आधार हमारा 100 है और भाजक जिसका आपको भाग देना वो कितना है, 97। तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वह आप लोगों का होगा पूरक संख्या। तो पूरक संख्या स्टूडेंट्स हमारी हुई कितनी, 3। लेकिन आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए पूरक में भी अंकों की जो संख्या है वो 2 होनी चाहिए। 3 में एक ही अंक है, इसलिए दूसरा अंक हम क्या रखेंगे, 0। यानी इस प्रकार से हमारी जो पूरक संख्या होगी वो होगी 0, 3। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो मध्य खंड में जितनी संख्याएं हैं उतनी पंक्तियां छोड़ते हुए और आपको भागफल और शेषफल के लिए एक लाइन अलग से खींच देनी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले अंक को और जिस कंडीशन में है, जैसा अंक है उसको वैसे के वैसे आप लोगों को उतार देना। यहाँ 1 था इसलिए 1 यहाँ लिखेंगे और इस संख्या को आपको पूरक संख्या से, यानी कि जो आप लोगों ने यहाँ लिखा है उसको पूरक संख्या से गुणा करेंगे। तो 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3, इसको भी हम व्यवस्थित करेंगे। इसको पहली संख्या हम तो भी उतार चुके हैं, तो शेष अंकों के नीचे व्यवस्थित करेंगे, यानी कि 0 यहाँ पर और 3 अगले अंक के नीचे। अब आगे की क्रिया करने के लिए आपको विभाजन नहीं करना, जोड़ना। 2 को और 0 को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2। यहाँ पर विभाजन क्रिया में विभाजन कुछ नहीं होना, गुणा करना है। तो 2 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। 2 दूनी 2 तिया 6। अब 6 होता है तो क्योंकि यहाँ तक हम योग कर चुके हैं, अगली 2 अंकों में इसको व्यवस्थित करें, यानी ये 0 और यहाँ पर 6, 5 के नीचे 6 आ गए। अब जैसे ही तृतीय खंड में जाता है इन सबका आपको क्या कर लेना है, योग करना है। 5 और 6 11, क्योंकि 11 10 से 1 अधिक हो गया, इसीलिए 1 अधिक का चिन्ह हम अगली संख्या के ऊपर, यहाँ एक बिंदु लगा देंगे, 1 अधिक का चिन्ह होगा। अब यहाँ इनका योग करते हैं, 4 और 3 7 और 1, क्योंकि 0 से 1 अधिक हो गया तो 1 हो गया, यानी कि ये संख्या हो गई आपकी 8। इस प्रकार से
ये जो मध्य खंड में प्राप्त होगा ये हमारा क्या होगा, भागफल। और शेष दो खंडों में बचा हुआ है, अंतिम खंड में जो शेष बचेगा वो हमारा होगा शेषफल। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका शेषफल भाज्यक संख्या से अधिक प्राप्त हो जाता है, तो आपको इस भाजक संख्या का इसमें भाग देना है। जितनी बार भाग जाता है उतना आप लोगों को भागफल में जोड़ देना है, और उतनी बार में जो संख्या आती है उसको यहाँ जो संख्या बची है उसमें से आपको घटा देना है। इस प्रकार से हम सूत्र निकलन द्वारा बहुत सरलता से विभाजन की क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। भाग के बाद में दूसरा टॉपिक आप लोगों का सूत्र निकलन से संबंधित वर्ग करना, सूत्र निकलन विधि से और वर्ग करना। वर्ग के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के, ये भाग के प्रश्न हैं। एक सवाल मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। शेष दो प्रश्न आप लोग करने का प्रयास करेंगे, नहीं होते हैं फिर हम उसके बारे में अलग से टॉपिक बना करके भी डाल सकते हैं। अगले जो प्रश्न हैं वो सूत्र निकलन विधि द्वारा वर्ग करने के हैं। तो वर्ग करने के 4 प्रश्न हैं आप लोगों के पास में, और वर्ग किस प्रकार से किया जाता है सूत्र निकलन द्वारा वर्ग। देखो स्टूडेंट्स, सूत्र निकलन द्वारा वर्ग करने के 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आधार विधि के द्वारा हम किस प्रकार से वर्ग कर सकते हैं। इसके लिए संख्या का और आधार के निकट होना आवश्यक है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। वह संख्या 10 के, 100 के, 1000 के निकटतम संख्या, सन्निकट संख्या होनी चाहिए, जिसका विचलन बहुत ज़्यादा नहीं होता हो। तो आधार विधि से वर्ग करने के लिए जैसे आप लोगों के पास में 15 का स्क्वायर है और 95 का स्क्वायर, 15 और 95 के वर्ग, ये दोनों आधार विधि से हैं, और ये उपाधार विधि से हम इनको सरल करेंगे। तो पहले हम आधार विधि की चर्चा करें। आधार विधि से किसी भी प्रश्न को, यानी कि संख्या का वर्ग करने के लिए आपको सबसे पहले जिस संख्या का वर्ग करना है उसके सन्निकट का चयन करना है, आधार, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों के अलावा भी हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए तो जैसे आपको 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 या 95 में कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्लस का माइनस का विचलन आप लोगों का प्राप्त हो सकता है। तो आधार हमारी 15 किस संख्या के निकट है, वह संख्या है हमारी 10, और इस 10 से आपको निकालना विचलन। भाग करने के लिए आप लोगों ने पूरक संख्या निकाली थी, यहाँ आप लोगों को निकालना है विचलन। विचलन निकालने के लिए आपको संख्या माइनस आधार, संख्या में से आधार को घटा देना है। तो जैसे यहाँ 15 और आधार हमारा 10 है, तो विचलन कितना प्राप्त हो गया, 5, ठीक है। अब आपको वर्ग करने के लिए एक सूत्र, वो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को सूत्र याद रखना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। आपको जिस संख्या का वर्ग करना है वह संख्या लेनी है, और उसमें उसका जो विचलन है उसको जोड़ देना, तो संख्या प्लस विचलन। इस प्रकार से 2 खंड आप लोगों को प्राप्त होंगे। पहले खंड में आपको संख्या और उसमें विचलन को जोड़ देना है, दूसरे खंड में विचलन का वर्ग करना है, यानी विचलन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे पास में संख्या जिसका वर्ग करना है वो कितनी है, 15। तो 15 का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को लेनी है संख्या 15, और इसका जो विचलन है वो कितना है, 5। तो संख्या प्लस विचलन। दूसरे खंड में विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग कितना हो गया, 5। विचलन हमने प्राप्त किया है 5, इसलिए उसका वर्ग करेंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ दोनों का योग करते हैं, कितना हो गया, 20। बहुत आसान प्रश्न है। 5 का वर्ग करते हैं, कितना हो गया, 25। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके आधार में जितने शून्य हैं बाएं खंड में आपको उतने ही अंक रखने हैं। तो आधार में यहाँ पर हम देखते हैं कितना अंक शून्य है, 1 शून्य है, इसलिए 1 अंक हमारा यहाँ रहेगा, और शेष बचे हुए अंक को आपको
इस खंड में यानी कि बाएं खंड में जोड़ देना है। तो यहाँ 20 और ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 22 और यहाँ कितना बच गया 5। इस प्रकार से 15 का वर्ग कितना प्राप्त हो गया 225। 95 का वर्ग करना है तो यहाँ आधार की जगह पर जो संख्या है 15 का स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा 95 का स्क्वायर। आधार अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 95 10 के पास तो नहीं है, इसलिए आप लोगों को कहाँ देखना आधार कितना हो गया 100। तो विचलन संख्या माइनस आधार। अब 95 में से 100 को अगर घटाते हैं तो ये जो विचलन प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा -5। ठीक है, लेकिन आधार में क्योंकि 2 शून्य हैं इसलिए 2 अंक रखने हैं अपन को यानी 0.5। ठीक, यहाँ पर वही शेष प्रक्रिया उसी प्रकार से। तो 95 यहाँ प्लस विचलन हमारा हुआ -0.5 का वर्ग। जब वर्ग करते हैं किसी भी संख्या को उसी संख्या से ऋणात्मक संख्या का भी अगर वर्ग किया जाएगा तो वो धनात्मक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत आसानी से 95 प्लस माइनस 5 है तो 95 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर 90 प्राप्त होगा और 5 का वर्ग 25 क्योंकि आधार में अब हमारे पास में 2 शून्य हैं इसलिए दाएं खंड में 2 ही अंक होंगे यानी कि उसमें ना हमें जोड़ना है ना कुछ घटाना है। वो जैसा अंक है वैसा का वैसा और यहाँ 90 का 90। इस प्रकार से जो हल प्राप्त होगा 9025। ये हमारी आधार विधि से और संख्या का क्या प्राप्त होगा किसी भी संख्या का वर्ग और सूत्र निखलन विधि की द्वारा प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न जहां हमारी संख्या जो है वो आधार से उसका डिविएशन ज़्यादा है तो हमें उसके निकट पहुंचने के लिए उसकी शून्याङ्क संख्या यानी कि हम आधार को एक विशेष संख्या से उसके पास में पहुंचते हैं उसको बोलते हैं उपाधार। तो उपाधार विधि के द्वारा अगर वर्ग करना है तो वो किस प्रकार से आप लोग करेंगे ये भी दिखाते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के पास में 204 या 225 का वर्ग है तो 204 अगर हम संख्या लेते हैं 204 इसका वर्ग करना है। पहली प्रक्रिया स्टूडेंट्स वैसी ही रहनी है। ठीक है, अब ये हमारी आधार विधि नहीं होकर के क्या हो गई उपाधार विधि। 204 तो सर्वप्रथम हमें देखना है आधार संख्या। आधार 10 के सन्निकट मानों में नहीं होता है तो 100 के गुणांकों में आता है इसलिए आधार हुआ हमारे पास में कितना 100। और उपाधार के लिए ये संख्या 100 के निकट नहीं है, किसके निकट है 200 के निकट है तो 2 गुणा 100। इस प्रकार से हमारा उपाधार अंक हो गया। उपाधार जो संख्या हुआ वो कितना हो गया 200। विचलन के लिए अब वही प्रक्रिया है लेकिन अब आधार की जगह पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी उपाधार हो जाएगी। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है विचलन प्राप्त करने के लिए उपाधार संख्या 204 में से उपाधार 200 को घटा देना है यानी कि हमारे पास में विचलन प्राप्त हो गया 0.4। ठीक है, ये प्लस का प्राप्त होगा क्योंकि 204 200 से अधिक है, अगर कम होगा तो माइनस का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों को सूत्र हम समझा देते हैं कि किस सूत्र के द्वारा हम सूत्र बनाते हैं। तो इसमें आप लोगों को वही प्रक्रिया रखते हुए यहाँ आप लोगों को लिखना उपाधार अंक यानी कि किस अंक से गुणा करने पर वो उपाधार आधार जो है उपाधार तक पहुँचता है वो उपाधार अंक होगा गुणा संख्या जो आपकी मूल संख्या है जिसका आपको वर्ग करना है वह प्लस विचलन जो भी विचलन है उसको जोड़ना। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। और द्वितीय खंड में वही रखना है विचलन का स्क्वायर। सूत्र के अनुसार हम चलते हैं तो उपाधार अंक देखो स्टूडेंट्स उपाधार 100 को हमने कितने से गुणा किया है 2 से। तो उपाधार अंक हमारा कितना है यह है हमारा उपाधार अंक होगा। उपाधार अंक हमारा 200 गुणा संख्या 204 प्लस विचलन है हमारे पास में 0.4। ये प्रथम खंड हुआ। द्वितीय खंड में विचलन का स्क्वायर विचलन कितना है 4 इसलिए 4 का आगे स्टूडेंट पहले कोष्टक हल होगा तो 204 और 4 को जोड़ते कितना हो गया 208। तो 2 गुणा 208 और 4 का वर्ग करते हैं कितना हो गया 16। वही ध्यान रखना है आधार में
कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, इसलिए दाएं खंड में हमारे पास में 2 अंक होना आवश्यक है। 2 खंड हैं, 2 संख्याएं हमारे पास में, इसलिए इनको यहाँ गुना करते हैं तो कितना हो गया? 416। इस प्रकार से जो हमारा हल प्राप्त हुआ वो कितना हो गया? 41,616। ये 204 का और वर्ग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम 225 का वर्ग भी कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरा टॉपिक इसका, पहले सूत्र निकलम से भाग और फिर सूत्र निकलम के द्वारा ही किसी संख्या का वर्ग करना। अब स्टूडेंट्स तीसरा जो खंड है इसका, पहले हमने भाग किया सूत्र निकलम के द्वारा और फिर हमने संख्याओं का वर्ग किया। अब हम सूत्र निकलम के द्वारा ही संख्याओं का घनफल, ठीक है, यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करें तो जो फल प्राप्त होता है घनफल होता है। तो सूत्र निकलम विधि के द्वारा ही घनफल, यानी सूत्र निकलम के द्वारा घनफल किसी संख्याओं का ज्ञात करना, तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से वर्ग को करने के 2 तरीके हैं, 2 विधियां हैं, उसी प्रकार सूत्र निकलन द्वारा घन करने के लिए भी आधार और उपाधार 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। पहले हम आधार विधि द्वारा और घन करेंगे। इसके लिए वही जरूरी है कि संख्या आधार के सन्निकट होनी चाहिए, निकट होनी चाहिए। तो आधार हमारा क्या होगा वो हमारी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 15 का घन या 91 का घन, ये दोनों संख्याएं हम आधार विधि के द्वारा घनफल के कर सकते हैं। 32 का घन, 208 का घन, ये हम सूत्र निकलम के उपाधार विधि द्वारा घनफल के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले दोनों प्रश्नों में ये, क्योंकि इसमें विचलन ऋणात्मक आता है तो आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी, इसलिए हम 91 का घन जो है और आधार विधि द्वारा करेंगे। इसके लिए जिसका घनफल आपको ज्ञात करना है, तो प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न 91 का और घन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तय करना है आधार। वैसे ये उपाधार विधि द्वारा बहुत सरलता से हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक होगा, 9 का घन होगा, याद नहीं रहता बहुत से बच्चों को, लेकिन फिर भी हम दोनों तरीके से इसको आधार से भी बता सकते हैं, उपाधार से भी कर सकते हैं। आसानी जहां आप लोगों को लगती है उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार विधि द्वारा हम इसका घन करें तो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है आधार विधि। तो सबसे पहले अपन को 91 का घन करने के लिए आधार निर्धारित करना पड़ेगा। वो हमारा आधार हुआ किसके निकट है? ये 100 के। तो इसके लिए अपन को निकालना पड़ेगा विचलन। अब विचलन निकालते हैं तो विचलन हो गया माइनस के 0 और 9, आधार 100 और विचलन माइनस के 0 9। अब आप लोगों को यहाँ सूत्र व्यवस्थित करना है, याद रखना है सूत्र के लिए। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि घन कर रहे हैं तो वर्ग करने में हम 2 ही खंड काम में लेते हैं, घन करने में हम 3 खंडों का उपयोग करेंगे। 3 अलग अलग खंडों में हमको इसको अलग करना। पहले खंड में आपको संख्या, आधार विधि के लिए संख्या, और क्योंकि दोनों बार विचलन समान रहता है तो प्लस विचलन, यानी कि 2 गुणा विचलन, विचलन का दुगना आप लोगों को जोड़, ये पहले खंड के लिए होगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये प्रथम खंड के लिए हो गया। द्वितीय खंड में आप लोगों को विचलन के स्क्वायर, और क्योंकि वो विचलन का स्क्वायर 2 लगातार पदों के लिए समान होता है, इसलिए यहाँ होगा 3 गुणा विचलन स्क्वायर। और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब, घन कर रहे हैं इसलिए विचलन का क्यूब। तो यहाँ देखिए संख्या जिसका आपको घन करना है वो कितनी है? 91, इसलिए 91 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है? माइनस के 9। दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। बहुत ही आसान, बहुत सरल प्रक्रिया है। यहाँ 91 अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 9 दूनी 18, 3 गुणा
माइनस का वर्ग करते हैं प्लस का आएगा, 9 का वर्ग होता है 81 और 9 का घन 729, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में, माइनस के 729। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 91 माइनस 18, 91 में से आपको 18 को क्या कर देना है, घटाना है। तो यहाँ 8 घटाना है, 1 में से कितना हो गया, 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 1 गया 7, यानी कि 73। पहले खंड की संख्या जो आपकी प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 73। यहाँ इसको गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 अंके 24, यानी कि 224। लेकिन ये क्या है, माइनस के 729। अब ये संख्या ऋण संख्या है, आधार में जितनी जीरो उतनी अंक रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जो ऋण संख्या है इसको धनात्मक संख्या में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे इसमें एक्स्ट्रा रहता है इस तरफ आप लोगों को ऐड कर देना, वैसे कम रहेगा तो वो अपने इसी जो इसका निकटतम पड़ोसी है, जो निकटतम खंड है, उससे आपको इधर से और कई बोरो करना है, यहाँ से उधार देना है। तो अगर 1 देते हैं तो 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, आपके आधार के बराबर। लेकिन ये संख्या जो है 729, यानी कि ये कितना है, 700 है, और यहाँ 1 जाने का मतलब हो ही जाता है, इसलिए इसमें से कितना, इससे अधिक मान होना चाहिए तब हम इसको घटा पाएंगे। यानी इसमें से कितना कम कर देंगे, 73, और इससे ज़्यादा होना चाहिए, 729 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कितना हो गया, 800। तो इसके लिए इसमें से आपको क्या कम करना, 243 में से और 8 आप लोगों को कम कर देना है। और ये जो 8 कम होंगे तो इस तरफ जाकर के किसके हो जाएंगे, धनात्मक 800 के बराबर हो जाएंगे। 800 माइनस 729, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि घन संख्याएं जो हैं वो बड़ी हो गई, ऋणात्मक भी है, बड़ी भी हो गई, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो बड़ा टफ है। लेकिन अगर आप इसको उपादान विधि से करेंगे तो ये सरल भी होगा। 243 में से 8 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो दूसरे खंड में हमारे पास में संख्या बचती है 13 में से 8 गए, कितना बच गया, 5 और 3 235। 800 में से 729 को घटाते हैं, कितना बचा, ठीक है। जो तृतीय खंड है उसमें आधार के बराबर संख्या है, आधार में 2 शून्य हैं, 2 अंक हैं, बाकी के मध्य खंड में भी उतने ही अंक होने चाहिए। अब पहले हमारे केवल एक ही खंड होता था, तो एक खंड में उतने बराबर अंक रखते थे जितने शून्य होते थे। अब शेष 2 अंकों में प्रथम खंड को छोड़ करके शेष खंडों में उतने ही अंक आप लोगों को रखने हैं जितने आपके आधार में शून्य हो। तो आधार में शून्य हमारे पास में 2 है, इसलिए तृतीय खंड में तो 2 अंक आ गए, लेकिन मध्य खंड में कितना रह गया, 235। इसलिए इसमें से इसको और हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 73 और 2 कितना हो गया, 75, ठीक है। यहाँ द्वितीय खंड में 35 और तृतीय खंड में 71। इस प्रकार से जो हल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 7,53,500 और 71। ये आपका क्या प्राप्त हुआ, 91 का घन, यानी कि 91 को 3 बार गुना किया जाएगा तो 7,53,571। ये स्टूडेंट्स थी आप लोगों की आधार विधि। एक बात पुनः समझ लें, सबसे पहले आप लोगों को आधार निर्धारित करना है, विचलन प्राप्त करना है, फिर सूत्र आप लोगों का है संख्या प्लस 2 गुना विचलन, यानी कि विचलन का 2 गुना संख्या में आप लोगों को जोड़ना है। दूसरे खंड के लिए आप लोगों को विचलन के वर्ग का 3 गुना करना है और तीसरे खंड में विचलन का घन करना है, विचलन को 3 बार गुना करना है। आज यहाँ पर हमारे पास में संख्या 91 थी, तो 91 यहाँ पर रखा, 2 गुना विचलन माइनस 0,9 था, इसलिए माइनस 0,9, ठीक, -9 का वर्ग और -9 का 3 गुना। 9 का वर्ग 81 होता है, 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आता है, तो 3 गुना 81, 9 का घन करते हैं तो 729 होता है, 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। 91 में से 18 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 73, 81 को 3 से गुणा करते हैं 243 और माइनस के 729, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का घन है, विषम घातांक होने पर ऋण संख्या का हल भी ऋण ही आता है, ठीक है। धन घातांक होगी, अगर सम संख्या होगी घातांक के रूप में तो उसका हल धनात्मक आएगा, ऋण संख्या होगी तो उसका
73 ऋणात्मक आएगा। तो 73, 243, 729। अब 729 कैसी संख्या है? एक ऋण संख्या है, माइनस की संख्या है, जबकि अन्य संख्याएं धनात्मक है। तो आपको इस संख्या को किसमें बदलना है? अब यदि एक उधार देते हैं यहाँ से, तो वो एक किसके बराबर जाएगा? आधार के बराबर, यानी कि 100 है। इस एक की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर जाएगा तब भी वो 100 रहेगा। तो इधर आता है तो घटेगा, इधर आएगा बढ़ जाएगा। तो 3 में से कम करते हैं तो, लेकिन वो फिर भी ऋणात्मक संख्या, तो कई स्टेप में करने की जगह हम सीधा क्या करेंगे कि इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 729 से बड़ी संख्या कितनी है? 800। 700 से बड़ा मान जो है वो 800 है। पूर्णांक के रूप में देखें तो 800 माइनस 729, तो 800 चाहिए यहाँ पर, इसलिए इसमें से 8 हमने कम कर दिया। तो ये कितना रह गया? 243 में से 8 कम किया 235, 800 में 729 को कम किया 71। क्योंकि अंतिम दो खंडों में आपके उतने ही अंक रहने चाहिए जितने आधार में शून्य हो, इसलिए 71, 35 और 2 इसमें जोड़ दिया तो 75। इस प्रकार से हमारा जो हल प्राप्त हुआ 7,53,571, ये हमारी आधार विधि। अब यदि इसी प्रश्न को हम उपाधार विधि से करें, थोड़ा आसान हो जाता है, वो सरल भी होता है। ठीक है, उपाधार विधि के लिए आपको इसी प्रश्न को मान लीजिए करना है, तो आधार अब हमारा कितना होगा? क्योंकि ये 100 के गुणांकों से विचलन माइनस करना होता है, बड़ा अंक है विचलन जो है, और गुणा करने में भी आपको परेशानी होती है, ऋणात्मक भी आ रहा है। तो आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आधार जैसे आपने ले लिया कितना? 10। तब ये आधार विधि से नहीं होकर के किससे होगा? उपाधार विधि से। उपाधार विधि से हल करने के लिए आपको 91 का घन करना है। आधार अब कितना हो गया? 10। तो आपको विचलन निकालने से पहले क्या प्राप्त करना पड़ेगा? उपाधार। अब उपाधार तो हम देखते हैं 91 किसके निकट है? 91 तो 90 के करीब है, और तो 90 तक पहुंचने के आधार के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 9 गुणा 10 यानी कि 90। इस प्रकार से विचलन जो प्राप्त होगा वो हमारा प्राप्त होगा प्लस का 90। ठीक है, आधार में एक ही जीरो है, इसलिए कि अंक होना चाहिए था। अब यहाँ पर जो सूत्र है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन है, यहाँ पर आपको उपाधार अंक का क्या लगाना पड़ेगा? उपाधार अंक। लेकिन उपाधार अंक से काम नहीं चलेगा, उपाधार अंक का भी वर्ग करना पड़ेगा, उपाधार अंक का वर्ग। ठीक, ये जो है यहाँ आप लोगों को उपाधार अंक मध्यखंड में उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तृतीय खंड में वही विचलन का क्यूब। तो देखिए इस प्रश्न को अब आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उपाधारण के लिए हमारे पास में कितना? 9 का स्क्वायर। संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है? 1। ये प्रथम। द्वितीय खंड में उपाधारण 9 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना हमारे पास में? 1, तो 1 का स्क्वायर, और विचलन का क्यूब 1 का क्यूब। 9 का वर्ग करते हैं कितना हो गया? 81, और 91 प्लस 2 27। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1, और 1 का घन करने पर भी 2। आगे देखिए, यहाँ हो गया 81, 93, 27 एकम 27, और 1 का घन करने पर 1 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 81 को 1 से, ये हो गया गुणा 3 एकम 3, 3 अंक 24 और 9 24 और 9 33, 9 72 और 3 27 और 1। अब देखिए आधार में हमारे पास में कितना शून्य है? एक ही शून्य है, इसलिए अंतिम दो खंडों में यानी कि
दाएं से पहला खंड और मध्य खंड, इन दोनों में आप लोगों को कितने अंक रखने हैं? एक एक अंक। तो एक अंक रखते हैं, तो यहाँ तो एक अंक है ही, यहाँ 7 और 2 किस में हो जाएगा? 2 आपको इसमें जोड़ देना है, 7 का 7 और 2 और 3 कितना हो गया? 5, 3, 5 और 7, यानी कि 7,53,571, जो हमारे पूर्व उत्तर के बराबर है। इनकी किसी भी तरीके से घनफल किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। सूत्र निखिलम से संबंधित प्रश्न, विभाजन क्रिया, वर्ग क्रिया और घन क्रिया, तीनों कार्य हम लोगों ने आज समझा। वैदिक गणित में सूत्र निखिलम का प्रयोग। कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इसके आगे का टॉपिक रहेगा। आज हमने आप लोगों को 11 प्रश्न जो है और वो समझाए हैं, किस प्रकार से उनको हल करना है, किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल प्राप्त कर सकते हैं।